Okay, students, so today's now we are going to discuss the previous year question of the first chapter, that is the Coulomb's law and electric field, जिसमें हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में भी डिस्कस किया था। और यहां पर इसको कंप्लीट कर लेने के बाद में आज जब हम लोग इनके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जिनको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में आपको पूछा जाता है। और आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से पहला क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने कह रखा, व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने इस क्वेश्चन में कह रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किसी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पर, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस क्यों होता है। जैसे अगर हम चाहें एक फिगर की तरीके से इसको समझ लें, तो जैसे मान लीजिए आपने देखा यहां पर कि एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, यहां पे हम लोग एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर ले लें और इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसे होगा, मेरे पास में नॉर्मल टू द सरफेस यहां पे देखने को मिल रहा है। ये जो आप देखेंगे इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस, वो इस सरफेस के यहां पर कैसे होगी, नॉर्मल होगी। ये इस तरीके से आपको यहां पे इन्होंने क्या रखा है, देखिए यहां पर ये π/2 इस तरीके से आपको एंगल देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर यही, जैसे मान लीजिए ये आपने देखा कि एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, यहां पर जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो ये लाइंस क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही हैं। और अगर यही निगेटिव होता तो यही लाइंस क्या होती, टर्मिनेट होती। तो मैं आपको बता दूं, चाहे ये ओरिजिनेट हो चाहे ये टर्मिनेट हो, दोनों ही कंडीशन में यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहां पे बता दें, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको पता है EDS, यहां पे अगर आप देखेंगे कॉस थीटा होता है। और यहां पर अगर यहां आगे आप जब चैप्टर में जाएंगे तो आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क डन होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दैट इज ES cos थीटा। तो आप देखेंगे यहां पर cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, या cos थीटा इक्वल टू अगर आप देखेंगे यहां पे 0 होगा। और जब cos थीटा इक्वल टू यहां पे अगर मेरे पास 0 होगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि E और S जिसकी सरफेस है ये म्यूचुअली कैसे होंगे, यहां पे परपेंडिकुलर होंगे। थ्योरेटिकल लैंग्वेज में हमने कुछ इस तरीके से इसको समझाया, जिसमें मैंने कहा कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर बट हैज अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू इट्स सरफेस। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर ना होती, वो टेंजेंशियल ऑफ द कंपोनेंट, टेंजेंशियल ऑफ द कंपोनेंट मान लीजिए कोई एंगल बना रही होती, तो आप जानते इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द चार्ज। वो चार्ज पर क्या करती है, एक फोर्स एक्सर्ट करती है। जैसे मान लीजिए टेंजेंशियल कंपोनेंट होते तो वहां पे E cos थीटा, E sin थीटा, ये सब काम करते, तो वो चार्ज पर क्या करती, फोर्स एक्सर्ट करते एंड मेक देम मोर। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है वो हमारे पास में क्या हो जाती, वायलेटेड हो जाती। वायलेटेड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का उल्लंघन हो जाता है, यहां पे फॉलो नहीं करते। लेकिन मैं तो इसको न्यूमेरिकली थोड़ा सा यहां पे पसंद करता हूं बतलाना आप लोगों को, कि आप सीधे से देखिए। हालांकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको बतलाया जाएगा कि जैसे W इज इक्वल टू आपने देखा यहां पे इंटीग्रेशन EDS cos थीटा है, तो आपको पता है द वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे क्या होता है, 0। तो ES cos थीटा या थीटा इक्वल टू आप यहां पे इसको 90 डिग्री कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे इन्होंने क्या रखा है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ऑल्सो दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मैंने आपको बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था आपको कि the two electric lines of force never intersect each other because if they do so there are the two tangents are drawn at a single point। अगर वो ऐसा करती है तो एक सिंगल पॉइंट पर अगर आप देखेंगे 2 टेंजेंट ड्रॉन होंगे।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पहले पार्ट का आंसर यहां से क्या बनता है कि द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू so there are the two tangents are drawn at a single point shows the two direction of the electric field which is not possible। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती हैं और निगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। जैसे कभी भी आप देखोगे तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। अगर हम कह रहे दूसरी लाइन ले लो आप, जैसे और सेकंड लाइन लोगे तो वो भी आप देखोगे पॉजिटिव से शुरू ही खत्म पे, तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी यहाँ पे। ओके बच्चों, तो अगर थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल समझ लें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे मैंने बतलाया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। सेकंड पार्ट का वही आंसर, since the electric field lines start from the positive charge and terminate on the negative charge, hence closed loop are not possible। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें इन्होंने क्या रखा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज कैप्ड नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखिए समझिए, जैसे ये मेरे पास में अगर एक कोई अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, अनचार्ज का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके सामने जब हम लोग यहां पर एक कोई प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंडक्शन मेथड से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती हैं, और जहां पर कहां खत्म होती है, जाके नेगेटिव चार्ज पे। तो इस तरीके से यहां पे ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहां आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटालिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। इन्होंने क्या रखा है कि अगर कोई एक हमारे पास मेटालिक स्फीयर है तो उस मेटालिक स्फीयर का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कि अगर वो स्फीयर हॉलो या सॉलिड है। तो आपको कि सर जो चार्ज होता है वो हमेशा कहां रिसाइड्स करता है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब हमें क्या फर्क पड़ता है, वो चाहे हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, चार्ज तो कहां पे रिसाइड्स करता है, उसकी सरफेस पे। तो ध्यान रखिएगा कि हॉलो या सॉलिड होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो यहां मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, नो बिकॉज द चार्ज रिसाइड्स ओनली द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने कह रखा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टर बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस -q एंड +3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by a distance d apart. Find the nature of the Coulomb's force between them. जैसे आप सामने देखेंगे मेरे पास कोई दो बॉल्स हैं, यहां पर आपने देखा जैसे मेरे पास में इस तरीके से दो बॉल्स आ जाती हैं, और इन दो बॉल्स में से जैसे एक बॉल पर आपने देखा मैं ले लेता हूं कोई एक बॉल ये ले लेता हूं जैसे, और दूसरी बॉल मेरे पास में कोई ये है। ओके बच्चों, एक बॉल जो थी उस पे अगर आपने देखा कितना चार्ज है, एक बॉल पर -q चार्ज है और दूसरी बॉल पर +3q चार्ज है। तो हम लोग यहां पे चार्जेस दिखला देते हैं ऐसे। यहां पे इस बॉल पर जैसे आपने देखा कि -q चार्ज है, इस बॉल पर कितना है, +3q चार्ज है। इन्होंने क्या रखा है, जब इन दोनों बॉल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, जैसे एक बॉल ये थी और दूसरी बॉल आपने देखा ये थी, और जब इन दोनों बॉल्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में अगर हम रख दें, है ना, तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि हायर पोटेंशियल के कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल के कंडक्टर पर चार्ज का तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। तो यहां पे आप देखेंगे कि चार्ज अगर हम लोग फिर जब कांटेक्ट में रखेंगे चार्ज ट्रांसफर होगा हायर टू लोअर, तो -q + 3q/2, और इस पे भी क्या होगा, -q + 3q/2। और फिर जब बच्चों आप इसको सेपरेट करोगे, यहां पे अलग अलग करोगे, इस बॉल को अलग करोगे और इस बॉल को जैसे आप अलग करोगे, तो इन पे चार्जेस आपको क्लियर दिख रहा है कि 3q में से q जाएगा तो कितना बचेगा, 2q/2। तो इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, q, और इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, q। तो आप देखिए दोनों चार्जेस लाइक नेचर के आ गए। तो बेटा जब दोनों चार्जेस लाइक नेचर के आ गए तो इनके बीच जो लगने वाला होगा फोर्स, उसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। यहां पे हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं। तो इसको हम यहां पे
समझ लेते हैं कुछ इस तरीके से भी, जैसे यहां पे Q दोनों पे, तो उनके बीच का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव, दोनों फोर्सेस के बीच का। सीबीएसई 2019 में पूछा गया प्रश्न है और जिसको 1 मार्क्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q माइनस q एंड प्लस 3q. The charges plus 2q and minus q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? फिगर आप सामने देखो, आपने देखा ये कोई सरफेस है, चार्जेस भले ही मेरे सामने यहां पे 3 है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस सरफेस ने अपने अंदर केवल और केवल 2 चार्जेस को इंक्लोज किया, एक माइनस 2q को और प्लस 2q को और एक माइनस q को। तो अगर इससे निकलने वाला अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहें, तो मैंने आपको गॉस लॉ में वैसे ही कहा था कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो यहां पे अगर आप नेट चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज अपने पास में कितना हो जाएगा, 2q माइनस q, और ये 2q माइनस q, 2q से ये q जाएगा तो 1/ε0 इंटू q, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शॉर्ट इसको पावर पॉइंट पे समझ लें, कुछ इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे कह रखा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लूज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आपने देखा कि मेरे पास में एक कोई क्यूब है, इस तरीके से आपने देखा, और इस क्यूब का साइड यहां पे आप देख रहे हैं कि साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर, और इसने अपने अंदर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इंक्लोज किया। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, लेकिन नेचर कैसे उनके ऑपोजिट है। जब उन्हें एक शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा जाता है तो जो अरेंजमेंट है वो बच्चा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको पता है कि नेट चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, अगर हम लोग बात कर लेंगे नेट चार्ज क्या होगा डाइपोल का, 0 होगा। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर ले तो पाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, यानी कि नेट चार्ज अगर हम लेंगे और नेट चार्ज 0 है तो इस कंडीशन में जो निकलने वाला फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां हम लोग इसको कह सकते हैं बहुत अच्छे से, सबसे पहले कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, सबसे पहले इंडिपेंडेंट टू द शेप एंड साइज, एंड नेट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, क्योंकि डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट इज फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू नेट चार्ज से फाई ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर हम लोग चलें, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, 2 मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी केप्ट ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड P is brought near the sphere। एक कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, जो अगर हम लोग यहां पे इस तरीके से फिगर में देखेंगे कि P, इसको हम लोग स्फीयर A के अगर हम लोग पास लाते हैं, as shown in the figure, जैसे कि आपने फिगर में देखा, the 2 spheres are separated from each other। फिर अगर हम दोनों स्फीयर को सेपरेट करेंगे और रॉड P को रिमूव कर देंगे, What will be the nature of the charge on sphere A and B? तो बतलाओ जो हमारे पास में स्फीयर A और स्फीयर B हैं, उनके चार्जेस के नेचर कैसे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको मैंने पढ़ाया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव रॉड है तो जानते हैं पॉजिटिव रॉड यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा, अपोजिट नेचर का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और ये इस स्फीयर को कैसा चार्ज इंड्यूस करेगा, ये इसको पॉजिटिव करेगा। और फिर जब आप इन्हें सेपरेट कर दोगे तो ये आप देखोगे नेगेटिव इस पे पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएगा, पॉजिटिव इस पे पूरे पे स्प्रेड आउट हो जाएगा, जैसे कि हम आपको आगे दिखलाने वाले हैं। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने जो समझाया कि स्फीयर ए विल बी नेगेटिव चार्ज, स्फीयर बी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। कैसे? मैंने कहा कि जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड पी को हम लोग पास में ले जाते हैं मेटालिक स्फीयर ए के पास, तो इंडक्शन मेथड से वो कैसा चार्ज हमारे पास बिल्डअप करता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, जबकि यहां पर कैसा चार्ज करेगा, पॉजिटिव।
और फिर जब इनको दोनों को सेपरेट करेंगे, हम लोग अलग अलग करेंगे, इसको तो हमने हटा ही दिया, जैसे मान लीजिए इस केस में आपने देखा, तो चार्ज पूरे में इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां पे, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट a,0 एंड 4a,0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा काफी पहले पूछा गया सीबीएसई में, बट इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। इन्होंने क्या रखा है कि दो चार्जेस हैं -2q और +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट a,0, कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, एंड 4a,0 रिस्पेक्टिवली। What is the electric flux through these charges through a sphere of 3a with its center at the origin? थोड़ा फिगर समझिए यहां पे सबसे पहले। जैसे आपने देखा कि ये ओरिजन है, तो ओरिजन 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इन्होंने क्या रखा कि था कि जो -2q चार्ज है वो कहां पर है, a,0 पे है, और जो +q है वो 4a,0 पे है। और बच्चे जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, 3a है। तो ऑब्वियसली वो आप देखेंगे जब आप स्फीयर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर मान के, मेरा फिगर भी इतना अच्छा नहीं आ रहा, बट लेकिन आप मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो क्या बताओ इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इस चार्ज को इंक्लोज किया? नहीं किया। इस सरफेस ने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया? केवल और केवल -2q चार्ज को इंक्लोज किया। अपने अंदर इसने +q चार्ज को इंक्लोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे, 4a,0 है, और जबकि इसकी रेडियस यहां पे कितनी दिखला रहे हैं कि इसकी रेडियस आप 3a अकेली है। तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है बहुत अच्छे से कि भाई साहब पाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू नेट चार्ज, और नेट चार्ज यहां पे कितना है, -2q। तो इस तरीके से आप यहां पे लिख सकते हैं पाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू कितना, नेट चार्ज, और नेट चार्ज में हम लोग यहां पे इसको कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें इन्होंने क्या रखा है, ए मेटालिक स्फीयर इज कैप्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर इन इट, देन द स्फीयर इज अर्थ एज सोन ऑन रिमूविंग द अर्थिंग एंड टेकिंग द नेगेटिवली चार्ज रॉड अवे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द स्फीयर, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें इन्होंने क्या रखा है कि ये एक कोई नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ये स्फीयर है, ये ग्राउंडेड या अर्थ है। अगर हम लोग इस रॉड को पास में लेके आए, फिर रॉड को भी हटा दें और इसे ग्राउंड से भी हटा दें, तो बताओ इस पे कैसा चार्ज होगा। आपको बताया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि इंडक्शन मेथड से इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यार अभी तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी अट्रैक्शन की वजह से यहां पे किनारे टिका रहेगा, लेकिन जैसे ही आप इस रॉड को हटाते हो और प्लस यहां पे जैसे ही आप इसको हटाते हो, तो जानते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज अगर आप देखेंगे ये पूरे स्फीयर पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां पे। इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको बड़ा भारी भरकम सा लिख के दिया, जबकि सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जब हम लोग नेगेटिव रॉड लेके जाएंगे तो इंडक्शन मेथड से आपको पता है इधर पे इस साइड में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और आपको पता है फिर ग्राउंडेड आपने हटाया तो अभी चूंकि अट्रैक्शन की वजह से टिका हुआ है किनारे, लेकिन जब इस रॉड को भी हटा दोगे तो ये पूरे में आपने देखा इस तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे पास जो कि है 11, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। ये क्यू आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूं नेट चार्ज है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस की रेडियस पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो चाहे रेडियस को आप डबल करो या ट्रिपल करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहां पर लिख भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द radius of the Gaussian surface, so it can't change on increasing the radius. Okay, question number 12 जो कि मेरे पास में है, sketch the electric field lines for a uniformly charged hollow cylindrical cylinder shown in figure। इस तरीके से आपने देखा कि एक फिगर है, इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और इसको हम लोग
इस तरीके से यहां पे देखिए, टॉप व्यू आपको पता है कि स्पेयर होगा, और भी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि स्पेयर से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है सिंपल, वो हमेशा कैसे ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती है नॉर्मली। और साइड व्यू अगर आप देखोगे तो साइड व्यू से इस तरीके से कर्व आपको देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जब हम लोग चलते हैं, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। थोड़ा सा यहां करेक्शन करिए, ये Q1 इंटू Q2 है और ये भी Q1 इंटू Q2 है। बच्चे कक्षा 8 की बात समझाते हैं, जिसमें आपके टीचर बताते थे प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस, और अगर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस। अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं, मतलब दोनों अगर चार्जेस प्लस हैं या दोनों चार्जेस अगर माइनस हैं, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि ये चीज जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर लाइक चार्जेस हैं ये हमारे पास में, तो लाइक चार्जेस क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिपल्सन। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन जीरो। और चूंकि ये कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं और लेस देन जीरो, तो ये कैसे यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, अट्रैक्टिव। ओके बच्चों, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा इसमें, Q1 इंटू Q2 और Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो करके कुछ ऐसे था। ओके बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको आएगा यहां पे, द डायमेंशन ऑफ एन एटम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। बताया आपको, एटम मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो एटम होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का होता है एटम। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। Thus, there must be a large electric field between the proton and electron. Why then is the electrostatic field inside the conductor is zero? तो आपने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फिर भी हमारे पास में why then the electrostatic field inside the conductor is zero? आपने देखा कि जो फिर एटम है हमारे पास में, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों होती है? तो इसका आंसर सिंपल है, आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बाइंड होती है एटम्स में टू द न्यूट्रलिटी। यहां पे देखेंगे, फील्ड आर कॉज द एक्सेस ऑफ द चार्जेस, देयर कैन बी नो एक्सेस ऑफ द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। इसलिए जो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी किसी कंडक्टर के अंदर, वो क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें उन्होंने क्या रखा है, एन आर्बिट्ररी सरफेस इंक्लोजेज अ डाइपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेस। आपको पता है यार कि डाइपोल जो होता है उसका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। और जब नेट चार्ज जीरो होता है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स आपको बहुत अच्छे से पता है, φ = 1/ε0 इंटू Q। और जब Q है ही नहीं तो यहां पे नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे जरूर लाइक करिए। देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।